ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पारसी बाबा बने बिक्की ने सबके सामने अनिका का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, अगर ये दीकरी ऐसा बोलती है कि इसकी ऑर्डर की हुई कॉफी पीकर मैं अपने फिरदौस की कॉफी को याद करूंगा, तो फिर मैं भी अब तुम सबके सामने एक बात बोलता हूँ। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा जूनागढ़ का 1 BHK का फ्लैट मैं ये दीकरी के नाम कर देगा। ये भी क्या याद रखेगी किस रेस से पाला पड़ा था। इतना कहने के बाद पारसी बाबा यानी कि बिक्की चुप हो गया और सबको देखने लगा। उसकी नजरें अनिका पर टिकी हुई थी और अनिका भी बिक्की को देख रही थी। जब से बाबा बने बिक्की ने सबके सामने अपनी बात कही, तब कैफेटेरिया में आसपास खड़े होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ मेंबर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। वो मन ही मन ये सोचकर हंस रहे थे कि पारसी बाबा जिसे जूनागढ़ का 1 BHK देने की बात कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर करने वाले देश के सबसे बड़ी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन होने के साथ साथ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के करण गुलेरिया की इकलौती बेटी थी। सबको पारसी बाबा पर हंसी आ रही थी और वो मन ही मन यही सोच रहे थे। ये वही बात हुई कि समंदर में एक बाल्टी पानी भरना। अनिका का अगर बस चलता तो वो पारसी बाबा की 1 BHK जैसे न जाने कितने ही फ्लैट्स खरीद सकती थी। मगर जब बिक्की ने सबके सामने जोर जोर से ये बातें कही, तब अनिका ने भी हल्की सी मुस्कान देते हुए बड़ी ही पोलाइटली पारसी बाबा की बात एक्सेप्ट कर ली। ये देख बाकी सारे स्टाफ मेंबर हैरान हो गए। वो मन ही मन अनिका के बारे में ही सोच रहे थे। कई लोग तो आंखों के इशारों से ये कह रहे थे कि अगर रोहित को ये पता चला तो क्या होगा। अनिका भी सबको देख रही थी। अपने आसपास खड़े लोगों को देखकर अनिका समझ गई थी कि होटल के स्टाफ मेंबर क्या सोच रहे थे। पर इस वक्त अनिका को बाकियों की फिक्र नहीं थी और ना वो इस चीज में पढ़ना चाहती थी कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। वो बस कैसे भी करके बिक्की के उस खबर के बारे में जानना चाहती थी जो बिक्की अनिका के लिए लेकर आया था। तभी अनिका ने बिक्की को अपने साथ अपने टेबल पर आकर बैठने को कहा। पारसी बाबा बने बिक्की ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए धीरे धीरे अनिका के साथ टेबल की ओर जाना शुरू कर दिया। कॉफी टेबल पर बैठे बिक्की और अनिका कुछ देर के लिए बस उस वक्त का इंतजार करने लगे कि कब उन्हें मौका मिले और वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन बांट सके। इस वक्त आसपास कई सारे लोग खड़े थे जो अनिका और पारसी बाबा को देख रहे थे। अनिका और बिक्की दोनों ही जानते थे कि इस वक्त सबके सामने वो इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बात कर सकते। साथ ही साथ बिक्की ने ये भी देख लिया था कि अनिका के ठीक पीछे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा था। बिक्की नहीं चाहता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कोई शक हो और बिक्की ने जो प्लान बनाया था वो बर्बाद हो जाए। अनिका के पीछे खड़े चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अभी भी बिक्की पर किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे बिक्की सच में कोई पारसी बाबा लग रहे थे जो कैफे में कॉफी पीने आए थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छी तरह से जानता था कि जो आदमी अभी अभी अनिका के साथ कॉफी टेबल पर बैठा था वो तो इंसान नहीं था जिसका इंतजार अनिका कर रही थी, बल्कि ये होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का कोई गेस्ट था जो एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा था। साथ ही साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यही सोच रहा था कि उस भड़के हुए गेस्ट को शांत करने के लिए अनिका ने बड़ी ही सफाई से उसे बहला फुसलाकर मनाया था। उसे पारसी बाबा पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं था और इस वक्त एक पल के लिए वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये भी भूल गया था कि वो उस शख्स का इंतजार कर रहा था जो अनिका से मिलने आने वाला था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपने मन ही मन ये सोचकर अनिका पर गर्व महसूस कर रहा था कि यादाश्त खोने के बावजूद अनिका के अंदर की बिजनेस स्किल अभी भी बरकरार थी। गुलेरिया खानदान का खून और रोहित मारवा की पत्नी होने के नाते अनिका के अंदर बिजनेस स्किल कूट कूट कर भरी थी। ये सोचते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फिर से कैफेटेरिया में अपनी नजरें घुमाकर ये देखने लगा कि कहीं कोई ऐसा शख्स नजर आए जो चोरी छुपे अनिका से मिलने आया था। जब अनिका ने देखा
कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का ध्यान विक्की और अनिका की बातों पर नहीं था, तो अनिका ने धीमी आवाज में बिना होठ हिलाए विक्की से कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम मुझे? विक्की ने पारसी बाबा की स्टाइल में जवाब देते हुए कहा, पहले तो दिकरा मैं तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की तारीफ करना चाहता हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बेस बदलने के बावजूद पहचान लिया। मानना पड़ेगा याददाश्त चली गई है, मगर स्मार्टनेस कम नहीं हुई। अनिका इस वक्त चाहती थी कि विक्की जल्द से जल्द मुद्दे पर आए और वो इन्फॉर्मेशन उसे पास करें जो बताने के लिए विक्की ने उसे वहां बुलाया था। इसलिए विक्की की तारीफों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी बताओ, क्या कुसुम के केस के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए अपनी दाढ़ी पर एक हाथ घुमाते हुए विक्की ने यहाँ वहाँ देखा और फिर जब उसे एहसास हो गया कि कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा था, तो बड़ी ही धीमी आवाज में विक्की ने अनिका से कहा, पता चला भी है और नहीं भी, ये कह सकते हैं? अनिका विक्की की बात सुनकर काफी हैरान थी। विक्की ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए अनिका जी, अब तक मैं जितनी छानबीन कर चुका हूँ उसके बाद मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि पुलिस ने इस केस की जो छानबीन की है वो पूरी नहीं है। मुझे भी जरूर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस इस केस के बारे में कुछ छुपाना चाहती है। कुसुम के बारे में जो बातें पता चली है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की अपना पेट पालने के लिए अपना शरीर बेच सकती थी। विक्की की बातें सुनकर अनिका की भी उम्मीदें बढ़ रही थी। अनिका ने भी बिल्कुल यही सोचा था जो विक्की इस वक्त सोच रहा था, मगर अनिका जानना चाहती थी कि आखिर कुसुम का केस रीओपन करने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना होगा। मगर इससे पहले कि विक्की अपनी बात आगे बढ़ाता, अनिका के टेबल पर जूनियर मैनेजर ने आकर 2 कॉफी के मग रखे और झुककर बड़े ही अदब से पारसी बाबा बने विक्की से कहा, सर आप ये कॉफी पीकर देखिए। होप यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज कस्टमर सेटिस्फिकेशन इज आवर बेसिक मोटो। हमारी होटल ने ये शपथ ले रखी है कि यहाँ पर आए सभी गेस्ट यहाँ पर खुशी खुशी अपना वक्त बिताएं और यहाँ से जाते वक्त भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जाएं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी फीस है सर। उस जूनियर मैनेजर की बात सुनकर विक्की ने जूनियर मैनेजर की ओर देखा और अपने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं दिकरा, तुम लोगों को कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो तुम लोग रट्टा मार कर पढ़ लेते हो और फिर पूरी जिंदगी एक ही बात रिपीट करते रहते हो। इनोवेशन करो, ऐसी बातें बोलो जो कस्टमर ने पहले कभी नहीं सुनी हो। विक्की ने अपने सामने रखा कॉफी मग उठाकर उसमें से एक घूंट लिया। जैसे ही विक्की ने घूंट लिया, सारे के सारे होटल के स्टाफ मेंबर्स विक्की के एक्सप्रेशन की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि कैफेटेरिया में आसपास बैठे गेस्ट भी अब जानना चाहते थे कि आखिर पारसी बाबा ने जो चैलेंज अपनी अनिका के बीच रखी थी, उस चैलेंज में उनकी जीत हुई थी या हार। आसपास खड़े लोग अब ये भी जानना चाहते थे कि पारसी बाबा का जूनागढ़ का 1 BHK का फ्लैट क्या अब से अनिका के नाम कहलाया जाएगा या अभी भी वो फ्लैट पारसी बाबा के नाम पर ही रहेगा। कैफेटेरिया में मौजूद देश विदेश से आए हुए गेस्ट के लिए अब स्क्रीन पर चल रहे इंटरटेनमेंट से भी ज्यादा इंटरटेनमेंट पारसी बाबा बने विक्की के रूप में नजर आ रहा था। सभी की नजरें कॉफी पी रहे विक्की पर टिकी हुई थी। विक्की अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी कंडीशन में वो आगे अनिका के साथ कुसुम के केस के रिलेटेड बातें नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अनिका के कुछ दूरी पर खड़ा अनिका का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे वैसे तो विक्की पर किसी बात का कोई शक नहीं था, उसकी नजरें भी पारसी बाबा बने विक्की पर टिकी हुई थी। वो भी जानना चाहता था कि क्या उसकी मालकिन ने जूनागढ़ का 1 BHK का फ्लैट कमाया था या नहीं। गर्म गर्म कॉफी के सिप लेने के बाद विक्की ने वो कॉफी का मग फिर से कॉफी टेबल पर रखा और कुछ देर अपनी जुबान अपने होठों पर घुमाते हुए गहरी सोच में डूब गया। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर पारसी बाबा का क्या मानना था कॉफी के बारे में। क्या उन्हें अपनी मरहूम पत्नी फिरदौस की याद आई थी या नहीं। फिर अचानक ही विक्की ने अपनी आंखें खोली और जूनियर मैनेजर की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, तुम तो फेल हो गई दिकरा। तुम जो भी कॉलेज में पढ़ाई किया है कॉफी बनाने का, वो कॉलेज से तुम्हारा फीस रिफंड मांगो। अरे ऐसी कॉफी पी के फिरदौस क्या, मेरे तो फिरदौस की नानी भी याद नहीं आई। उसकी नानी भी कॉफी बनाती थी। एक आंख पत्थर की थी मगर निशाना बहुत तेज था।
आजकल की जनरेशन को तो दो दो आंखें होने के बावजूद उनका लाइफ में कोई निशाना ही नहीं है। वैसे तो उस जूनियर मैनेजर के लिए अब पारसी बाबा बने विक्की की बातें सुनना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर वो जानती थी कि कई बार ऐसा होता था कि होटल में कुछ इस तरह के गेस्ट आते थे जिनके स्वभाव को टैकल करना बेहद मुश्किल होता था। अगर होटल इंडस्ट्रीज में काम करते हुए लोगों को ऐसे कस्टमर्स के साथ किस तरह से पेश आना है, उस बात का खास ध्यान रखना होता था। मैनेजर जिस होटल मैनेजमेंट की कॉलेज में पढ़ी थी, वहां उसे भी यही सिखाया जाता था कि कस्टमर इज द किंग। इसलिए जब विक्की ने ये बात कही कि इस बार भी कॉफी अच्छी नहीं थी, तो अपना सर झुकाकर पारसी बाबा बने विक्की से कहा, आई विल मेक स्ट्रॉन्ग कॉफी फॉर यू। इससे पहले कि वो जूनियर मैनेजर कॉफी का मग कॉफी टेबल से उठाकर वापस ले जाती, विक्की ने इस बार अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, अरे स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर क्या होता है, इतना फटाफट तुम कॉफी लेकर आ जाती हो। उसी से इस बात का पता चलता है कि तुम लोग कॉफी बनाने में ध्यान ही नहीं देते। अरे कॉफी बनाना एक आर्ट होता है, एक कला होता है, और चुटकी बजाते ही कला का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। मेरे को मशीन में बना कॉफी नहीं चाहिए, तुम अपने हाथ से बना कॉफी बनाओ, और इस बार कॉफी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरे को फिरदौस की नानी का आंख नजर आ जाना चाहिए। वहाँ जूनियर मैनेजर अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मगर वो जानती थी कि ऑलरेडी इतना गुस्सा हुए पारसी बाबा के सामने अगर उसने अपनी हंसी दिखा दी तो हो सकता है कि पारसी बाबा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए। इसलिए झुककर बड़े ही अदब से ट्रे में कॉफी मग डालने के बाद जूनियर मैनेजर वहां से चली गई। विक्की को कम से कम अब इस बात का यकीन हो गया था कि अगले कुछ मिनटों तक उसे और अनिका को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जूनियर मैनेजर के जाने के बाद पीछे खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गया और यहाँ वहाँ नजरें घुमा के उस अनजान मगर जाने पहचाने चेहरे को ढूंढने की कोशिश करने लगा, जिसे ढूंढने के लिए रोहित ने उसे काम पर लगाया था। पहली बार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी जॉब छोड़कर जासूसी का काम कर रहे थे, इसलिए नॉर्मल दिनों में वो कुछ ज्यादा ही अलर्ट नजर आ रहे थे। इस बार जब विक्की ने देखा कि रास्ता साफ था और वो अनिका के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता था, तो विक्की ने अपनी जेब से एक बड़ा सा टेबलेट फोन निकालते हुए उसकी फोन स्क्रीन पर अनिका को एक तस्वीर दिखाई। विक्की ने टेबलेट को इस तरह से कॉफी टेबल पर रखा था ताकि आसपास खड़ी लोगों को ये देखकर इस बात का अंदाजा ना हो कि विक्की अनिका को कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने भी विक्की का इशारा समझते हुए बड़ी उड़ती उड़ती नजरों से विक्की के टेबलेट स्क्रीन पर नजरें डाली। अनिका ये देखकर हैरान हो गई थी कि विक्की के टेबलेट स्क्रीन पर एक एटीएम बैंक नजर आ रही थी। वहां पुलिस स्टेशन में खड़ा रोहित मारवा इस बात को सोच सोचकर हैरान हो रहा था कि टेरेस पे होने वाली वारदात को किस तरह का मोड़ दिया जा रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रोहित ने दरअसल टेरेस की पाइप से टकराकर लड़खड़ा रहे सनी को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, मगर वीडियो में जिस एंगल से फुटेज नजर आ रही थी वो देखकर कोई भी यही कहेगा कि रोहित ने जानबूझकर सनी को धक्का दिया था, जिसकी वजह से सनी टेरेस से उछलकर नीचे गिर पड़ा था। इस बात से रोहित अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था कि उसकी जिंदगी भी गजब की हो गई थी। एक मुश्किल जाती नहीं थी कि दूसरी आ जाती थी। पहले तो अनिका की यादाश्त जब से गई थी, उसके बाद से रोहित एकदम अकेला हो गया था। हर कुछ वो अकेला ही हैंडल कर रहा था। ना तो अनिका से वो ठीक से बात कर पाता था और ना ही अपने मन की बात कह पाता था। इसके बाद जब से वो अनिका और बच्चों को लेकर मनाली आया था, तब से और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी। जहाँ इतना सब कुछ हो रहा था, वहीं सनी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद रोहित के सिर पर भारी मुश्किल आ गई थी। रोहित इस मुश्किल से निकल ही रहा था, इसी बीच उसे शर्मिला के बारे में पता चल गया था। अब रोहित ने मयूर गुलेरिया को शर्मिला के पीछे लगा दिया था ताकि वो शर्मिला का सच रोहित को बता सके। रोहित को ये पता चल गया था कि अनिका उससे कुछ छुपा रही थी। अनिका ने कोई ऐसा दोस्त बना लिया था जिसके बारे में वो रोहित को नहीं बताना चाहती थी। रोहित को जब से ये पता चला था, उसके बाद से उसकी आंखों से नींद चैन सब उड़ गया था। हर वक्त रोहित यही सोचे जा रहा था कि आखिर अनिका का वो कौन दोस्त था जिससे अनिका मिलने वाली थी। हालांकि रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जासूसी करने के लिए लगा रखा था। रोहित को अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर पूरा भरोसा था।
वो इस बात से अभी निश्चिंत हो ही नहीं पाया था कि तभी उसे सनी के बारे में पता चला था। उसने उस फुटेज को देख लिया था, जिसे देखकर लग रहा था कि रोहित ही सनी को टेरेस पर से धक्का दे रहा है। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ टेरेस पर सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा था, जिसके एंगल से ये वीडियो फोटो शूट हुई थी। रोहित के पास अपनी बात साबित करने के लिए और कोई कैमरा एंगल नहीं था, जहां की वीडियो फोटोज के द्वारा ये पता किया जा सके कि दरअसल रोहित ने अपने भाई को गिरने से बचाने की कोशिश की थी, न कि उसे धक्का मारा था। हैरान परेशान रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देखकर कहा, अरे ये सब झूठ है, मैंने ये सब नहीं किया। मैंने तो सनी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। जैसे ही रोहित ने अपनी ये बात रखी, इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें बंद करके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए कहा, सर जी, मैं तो आपकी बात पूरी तरह से मानता हूँ और आप ही की हर बात में यकीन रखता हूँ, मगर कमबख्त ये दुनिया वाले को आपने इतनी सीधी सादी बात नहीं समझा पाएंगे। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे होते हैं। अदालत सबूत पर ही चलती है, और अगर इस तरह का कोई सबूत अदालत में पेश किया गया तो फिर इस वक्त आप पर हाफ मर्डर का चार्ज तो कम से कम लगाया जा सकता है। और ऊपर वाला न करे, अगर सनी साहब को कुछ हो गया तो फिर वही चार्ज मर्डर के चार्ज में बदल सकता है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बातें सुनकर रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो चार्ज की बातें कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हें भी पता है कि सनी को मैं अपना सगा भाई मानता था। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वीडियोज में जो दिख रहा है वो महज एक झूठ है और कुछ नहीं। रोहित की इस बात का सीधा सीधा जवाब देते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे सर, चार्ज तब लगेगा जब मैं आप पर कोई चार्ज लगने दूंगा। आपका नमक खाया है, मैंने कहा ना आपसे वफादारी निभाता रहूंगा। वो क्या है न सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून का पालन मैं अपनी जान पर खेल कर भी करता हूँ। और कानून ये कहता है कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो, तो सबसे पहले इस बात का पता लगाओ कि जिसे एक्सीडेंट समझा जा रहा है वो एक्सीडेंट है ही या उस एक्सीडेंट के पीछे किसी की चाल है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, और सनी साहब के साथ किसी भी तरह का अत्याचार ना हुआ हो, ये केस करने के लिए मैं आपके होटल गया था। मगर सर, ईमान से कह रहा हूँ, मैं अपनी टीम में से किसी को लेकर नहीं गया था। सिविल ड्रेस में गया था, बहुत सीधी सादी इंक्वायरी की, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और एक फाइल में लिखी जो अनऑफिशियल फाइल है। थोड़ी बहुत तहकीकात करने पर मुझे पता चला कि सनी साहब और आपके बीच में थोड़ी सी बहस हुई थी। ये बात सुनते ही रोहित चौंक कर इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देखने लगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जैसे ही रोहित की आंखों में गर्मी देखी तो तुरंत ही अपनी बात पलटते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे सर, आप दो भाइयों के बीच में इतना गहरा रिश्ता हो, इतना प्यार हो, तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है। और एक बड़ा भाई होने के नाते अगर आपने अपने छोटे भाई को थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो इसमें क्या खराबी है? आखिर बड़े भाई का फर्ज है कि छोटे भाई को सच्चा रास्ता दिखाए। और ये बात तो दुनिया जानती है कि सनी साहब के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मगर पूछताछ के दौरान मेरे हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लग गई, और ये सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है न साहब, वो आपके दिल की असली फीलिंग्स नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ आप सनी साहब को कितना प्यार करते थे। और यहाँ देखिए, ये फुटेज देखकर बड़ी ही आसानी से अदालत में साबित किया जा सकता है कि आप ही ने सनी साहब को कितना प्यार दिया है और किस तरह से उन्हें संभाला है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर फिर से दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा। इंस्पेक्टर की नजरें रोहित पर ही थी। रोहित भी इंस्पेक्टर को ही देखे जा रहा था। इस वक्त वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। रोहित ना चाहते हुए भी गुस्सा पी कर रह गया। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोहित भी अब ये समझ चुका था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल कटाक्ष में रोहित के साथ बातें कर रहे थे। दरअसल रोहित को बचाने की बातें कर रहे इंस्पेक्टर गिरीवाल अंदर ही अंदर कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रोहित से ये कह रहे थे कि वो चाहे तो रोहित को सनी को टेरेस से धक्का मारने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से अदालत में ये साबित भी किया जा सकता है कि एक भाई ने अपने ही भाई को टेरेस से धक्का मार दिया।
रोहित इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो बस अपनी किस्मत पर हंस रहा था। रोहित को यही लग रहा था कि आजकल उसकी किस्मत बहुत ही खराब चल रही थी। वैसे तो रोहित मारवा किस्मत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, पर इस वक्त उसे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। तभी अपने दोनों हाथ मसलते हुए इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, दरअसल बात यह है ना सर कि मैंने अकेले ये इंक्वायरी नहीं की थी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ठारा अनपढ़ गवार आदमी, ये सीसीटीवी को कैसे एक्सेस किया जाता है ये सारी बातें तो मैं नहीं जानता। इसलिए मेरी टीम के एक आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने भी इस छानबीन में मेरा साथ दिया था। अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपका नमक खाया है। ऑलरेडी इस केस के लिए तो मैं आपसे पैसे मांग ही रहा हूँ। ये केस तो आप समझ लीजिए कि कोई केस ही नहीं है। मैं आपके भाई के प्रति सारी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझता हूँ, मगर वो क्या है ना, आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर ये सारी फीलिंग्स नहीं समझता। माँ बाप का इकलौता है ना, भाई भाई के बीच कितना प्यार होता है ये सारी बातें वो नहीं समझता। मेरे 6 भाई हैं और 3 बहनें थी, इसलिए आपके दिल में आपके भाई के लिए जो फीलिंग्स हो रही होगी वो फीलिंग्स मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, मगर वो आईटी डिपार्टमेंट वाला अधिकारी आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा। अब इससे पहले कि वो अपना मुंह कहीं और जाकर खोल दे, हमें उसका मुंह बंद करना होगा। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, साहब मगर आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे 5 लाख भेजे थे, उनमें से मैं 4 लाख उसके मुंह में दबा चुका हूँ, मगर वो क्या है ना, वो आदमी बहुत लालची है। मैंने कहा ना आपसे इकलौता है तो परिवार की फीलिंग्स नहीं समझता। कहता है कि इतने बड़े आदमी की इतनी बड़ी फाइल मेरे हाथ आ गई है तो मैं इस फाइल को 4 लाख में बेच दूं। ऐसी फाइल तो करोड़ों में बिकती है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इतना लालची मत बन, तो फिर वो उल्टा मुझसे कहने लगा कि मैं अपने मालिक का वफादार कुत्ता हूँ और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, डायरेक्टली मालिक से बात करना चाहता है। मैंने उन्हें रोक लिया साहब, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा वो आपसे कभी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि वो याद रखेगा। इंस्पेक्टर अपनी ही दुनिया में मस्त होकर रोहित की तरह तरह की बातें सुना रहा था। तभी इंस्पेक्टर के मोबाइल फोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें लिखा था उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर किए गए थे। इंस्पेक्टर ने जब 50 लाख की रकम देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ देर तक अपने फोन स्क्रीन पर बस देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मोबाइल फोन में इस तरह का कोई मैसेज आया था। वो बार बार 5 के पीछे लगे जीरो को गिनता रहा। हर बार कोई न कोई जीरो की गिनती में उससे गड़बड़ हो जाती, इसलिए लगातार वो 5 के पीछे लगे जीरो गिनता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि सचमुच उसके अकाउंट में 50 लाख डाले गए थे तो वो फटी हुई आंखों से पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित ने इंस्पेक्टर से नजरें चुराते हुए कहा, इस आईटी डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर से कह देना कि एक भाई अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका कोई भाई ना हो, उसका कोई परिवार ना हो, मगर शायद ये पैसे उसे जानवर से इंसान बनाने के काम आ जाए। अपने बैंक अकाउंट में इतनी मोटी रकम देखने के बाद इंस्पेक्टर रोहित के जूते खाने के लिए भी तैयार था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वो इस मामले में पूरी तरह से बेकसूर था, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा था उसे वो झुठला नहीं सकता था। और वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रोहित को ऐसे लालची इंस्पेक्टर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, जिसने कानून की नौकरी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो अपने उद्देश्य को पैसे कमाने का सिर्फ जरिया बना सके। रोहित और रोहित का पूरा परिवार इस वक्त काफी सारी मुश्किलों में घिरा हुआ था। ऐसे में रोहित अपने लिए एक और मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त रोहित के परिवार को रोहित की सख्त जरूरत थी। अपने ऊपर लगे इल्जाम से ज्यादा रोहित को इस बात की फिक्र थी कि सनी का इलाज हो जाए और किसी तरह सनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मगर ये सब कुछ करने के लिए भी रोहित का अपने परिवार के साथ रहना बेहद जरूरी था। इंस्पेक्टर को पैसा ट्रांसफर करने के बाद रोहित पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने रोहित को पीछे से आवाज देते हुए कहा, साहब मैं प्रार्थना करता हूं कि सनी साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप भी इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि सनी साहब को बेहतर से बेहतर इलाज मिले और सनी साहब जल्द से जल्द होश में आ जाएं और दुनिया के सामने ये बात बता दें कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं।
रोहित इस बार भी अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि इंस्पेक्टर उससे क्या कहना चाहते थे। रोहित ने बिना पीछे मुड़े गिरीवाल की पूरी बात सुनी और अपनी आंखों पर अपने सनग्लासेस चढ़ाते हुए अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, रोहित के मोबाइल फोन पर रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर फ्लैश होने लगा। अपनी कार में बैठे रोहित ने जैसे ही अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर अपने मोबाइल पर फ्लैश होते हुए देखा, रोहित ने तुरंत कॉल कनेक्ट किया। इससे पहले कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ कह पाता, रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा, क्या हुआ, कोई आया वहां पर? इतना कहने के बाद रोहित बेकरार होने लगा। वो जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर अनिका से कौन मिलने वाला था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के लिए रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जानना चाहता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने आखिर अनिका के साथ किसको देखा था। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैडम यहाँ पर किसी से मिलने आई है। लगता है सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतना कहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शांत हो गया और रोहित के कहने का इंतजार करने लगा। वो यही चाह रहा था कि रोहित उसकी बात मान ले और परेशान होना छोड़ दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित कितना ज्यादा परेशान हो गया था उस शख्स के बारे में जानने के लिए जो अनिका से मिलने वाला था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित से अपनी बात कहने में काफी हिचक महसूस कर रहा था, मगर एक वफादार होने के नाते उसे जो सच लग रहा था वही वो अपने मालिक से कह रहा था। रोहित भी अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से इस तरह की बातें करते हुए काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, मगर अपने सिक्योरिटी ऑफिसर का जवाब सुनने के बाद रोहित को कहीं न कहीं अपने लिए काफी गिल्ट महसूस होने लगा था। जाने अनजाने में आज रोहित ने अनिका पर जासूसी करवाई थी, जो बात रोहित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर रोहित के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रोहित ने खुद अपनी आंखों से देखा था जब अनिका के मोबाइल फोन पर वो मैसेज फ्लैश हो रहा था जिसमें लिखा था सी यू टुमारो। वो मैसेज अभी भी अच्छी तरह से रोहित के दिमाग में छपा हुआ नजर आ रहा था। फिर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अनिका किसी से मिलना नहीं चाहती थी तो उस मैसेज का क्या मतलब था, मगर इस बार अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रोहित ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो खुद अनिका से चलकर पूछेगा कि आखिर उसके मोबाइल फोन पर इस तरह का मैसेज क्यों फ्लैश हो रहा था। रोहित के मन में जब ये बात आई तब रोहित अपने माथे से बह रहा ठंडा पसीना पोंछने लगा। रोहित ये सोच कर अपने आप को ही कोसने लगा कि ये ख्याल उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। पति पत्नी के बीच मजबूत रिश्तों की सबसे पहली नींव होती है उन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन। अगर वो दोनों एक दूसरे से अपने मन में चल रही बातें साफ साफ कह दे तो फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस कभी खड़े ही नहीं हो सकते थे। वैसे तो रोहित और अनिका दोनों ही मैच्योर थे, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, मगर जिंदगी में शायद पहली बार रोहित के मन में इस तरह के ख्याल आए थे। रोहित के मन में विचारों को तो वो रोक नहीं सकता था, मगर रोहित को अपने विचारों पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। रोहित की आवाज सुनते ही ड्राइवर पुलिस स्टेशन से गाड़ी निकालकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की ओर ले जाने लगा। वहां पारसी बाबा बने बिक्की ने जब देखा कि वो और अनिका अब दोनों के शक के दायरे से बिल्कुल दूर थे, तब अपने फोन टैबलेट स्क्रीन पर टैप करते हुए बिक्की ने अनिका से कहा, ये वही एटीएम बैंक है जहां के सीसीटीवी कैमरा से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस रात आखिर कुसुम के घर पर क्या हुआ था, कौन आया था, कौन गया था। देखो, कुसुम के घर को देखकर मुझे भी कई बातें काफी अजीब लगी। मैंने आसपास में पूछताछ की तब मुझे पता चला कि कुसुम के घर के ठीक सामने रहने वाला एक लड़का कुसुम से बेहद प्यार करता था। उसने जब कुसुम के बारे में सब कुछ बताया, उसके मुताबिक अब कुसुम के चाल चलन के बारे में तो कोई शक नहीं किया जा सकता। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर कुसुम का चाल चलन ठीक ना होता तो वो लड़का कभी कुसुम को इतना प्यार नहीं करता, और उस लड़के की आंखों में मैंने कुसुम के लिए सच्चा प्यार देखा है, और उस सच्चे प्यार को देखते हुए ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पुलिस ने कुसुम के बारे में जो भी रिपोर्ट बनाई है वो बिल्कुल गलत है। मगर हैरानी की बात यह है कि कुसुम के घर के आसपास कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है।
जिसके सहारे से पता लगाया जा सके कि उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था, कौन गया था। हाँ, मगर कुसुम के घर से कुछ ऊंचाई पर ही एटीएम बैंक का छोटा सा आउटलेट है, जिसके कैमरे से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कुसुम के घर पर उस रात कोई आया था या वहां से निकला था। इतना कहने के बाद विक्की ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भले ही एटीएम बैंक की आउटलेट कुसुम के घर से काफी ऊंचाई पर है, मगर कम से कम उस फुटेज से हम ये तो साबित कर सकते हैं कि कोर्ट में पुलिस ने अधूरी छानबीन की है और उसके घर पर उस रात जरूर कोई ऐसी बात हुई थी जो बात पुलिस के रिपोर्ट में सामने नहीं आ रही है। अनिका विक्की की बातें सुनकर हैरान रह गई। अनिका नहीं जानती थी कि कुसुम को इंसाफ दिलाने के लिए उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अनिका हैरानी से विक्की की ओर देखने लगी। विक्की ने भी इशारा करते हुए दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभालो, आसपास तुम्हारे कई लोग खड़े हैं। अगर उन्हें पता लग गया कि कोई पारसी बाबा नहीं हूँ मैं और जानबूझकर उन्हें सताने के लिए बार बार एक नाटक कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि उनकी कॉफी खराब है, तो इतना याद रखना कि फिरदौस की नानी तो मैं नहीं जानता और मेरी आंख बिल्कुल फिरदौस की नानी की तरह हो जाएगी। एक आंख पत्थर की और एक आंख असली। और जरा सोचो अनिका, अगर ये बात किसी तरह रोहित मारवा तक पहुंच गई तो मेरी क्या हालत होगी। ये सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। जूनागढ़ में 1 BHK तो क्या, मैं दिल्ली की सड़कों पर भी कहीं नजर नहीं आऊंगा। विक्की की अंदाज भले ही काफी ज्यादा मजाकिया था, मगर विक्की जो भी बात कह रहा था उसमें सच्चाई थी। अनिका भी जानती थी कि किसी को इस तरह की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि विक्की कोई पारसी बाबा नहीं बल्कि पारसी बाबा के भेष में एक वकील था जो अनिका की मदद करने आया था और बहुत जल्द कुसुम का केस रीओपन करने में अनिका की मदद करने वाला था। अनिका भी किसी तरह से जानना चाहती थी कि आखिर उस रात कुसुम के घर पर क्या हुआ था, मगर अनिका नहीं जानती थी कि उस CCTV फुटेज को कैसे हासिल किया जाए। जूनियर मैनेजर इस वक्त कॉफी बनाने में ज्यादा वक्त लगा रही थी। वो किसी भी हालत में अपने कस्टमर को शांत करके उसका भरोसा जीतना चाहती थी। पारसी बाबा बने विक्की ने जूनियर मैनेजर से कहा था कि अगर असली कॉफी बनानी है तो कॉफी बनाने में वक्त देना चाहिए। चुटकी बजाते ही जो कॉफी बनती है वो कॉफी फिरदौस की याद दिलाने में काफी नहीं होती। विक्की और अनिका भी अच्छी तरह से जानते थे कि नए जमाने की मैनेजमेंट स्टूडेंट जानबूझकर अपने कस्टमर के दिमाग से खेलने के लिए ज्यादा वक्त लगा रही थी। वैसे अनिका और विक्की को भी यही चाहिए था, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इससे बेहतर मौका उन्हें और कोई नहीं दे सकता था। अनिका ने भी धीमी और दबी हुई आवाज में विक्की से पूछा, मगर ये CCTV फुटेज हमें कैसे मिल सकती है। तभी विक्की ने भी दबी हुई आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए अनिका जी, मैं आकाश का बहुत अच्छा दोस्त था। यूँ कह लीजिए, वैसे तो मैं आकाश के लिए काम करता था। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे लीगल मैटर मैं ही संभालता था, मगर एक तरीके से मेरे और आकाश के बीच में कहीं न कहीं एक दोस्ती का रिश्ता भी बन गया था। और उसी दोस्ती के बिताए हुए पल के दौरान मुझे पता चला कि आपने एक बार गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था। मैं आपके बारे में इतना तो जरूर जानता था कि आप इस दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं, मगर ये साइबर अटैक से कंपनी को बचाने वाली बात तो मेरे कुछ गले नहीं उतरी। तभी आकाश ने मुझे बताया कि किस तरह आपने सिर्फ 2 रात की पढ़ाई के बाद हैकिंग की दुनिया की सारी तकनीक जानकारियां सीख ली थी और उसी के आधार पर आपने इतना बड़ा साइबर अटैक फेल किया था। विक्की इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं ये बात सुनकर दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश की बातों पर, मगर जब आकाश ने मुझे सारे प्रूफ दिखाए तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वक्त मैंने जस्ट लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और मैंने नया अपने पापा के फर्म को ज्वाइन किया था, मगर पापा की फर्म को ज्वाइन करते ही आकाश के साथ मेरी दोस्ती और हो गई। कॉलेज के दिनों में भी मैं और आकाश एक दूसरे को जानते थे। फिर आकाश बिजनेस की पढ़ाई करने निकल गया और मैं लॉ की पढ़ाई करने। हम दोनों अलग अलग हो गए, मगर कई सालों बाद जब हम वापस मिले तब हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इतने साल गुजर गए थे। हमने हमारी दोस्ती वहीं से शुरू की जहां हमने उस दोस्त को छोड़ा था, मगर जब हम लोग दोबारा मिले तब वो दिन रात तुम्हारे बारे में बताया करता था। कभी कहता कि मेरी बहन ये है, कभी कहता मेरी बहन वो है।
यहाँ तक कि वो आपको सुपर कंप्यूटर कहकर पुकारा करता था। सच कहूँ तो उन दिनों आकाश आपके बारे में जो भी बातें किया करता था, वो बातें सुन सुनकर ही मैं आपके प्यार में पड़ गया था। विक्की ने जब ये बात कही तब अचानक ही अनिका की नजरें विक्की की नजरों से टकराई। विक्की ने तुरंत ही अपना हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से कहा, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मगर वो कभी कभी होता है ना कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किसी के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ करता है तो आप उसे एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं और उस इंसान की एक अलग ही छवि आपके दिमाग में बना लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर फिर मुझे पता चला कि आप मिस्टर रोहित मारवा के साथ रिलेशनशिप में हैं और मेरे सपनों पर पानी फिर गया। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई सिर्फ हीरा आशिक नहीं हूँ जो आपकी जिंदगी में तूफान लेकर लौटा हूँ। मैं तो बस यहाँ करण सर के कहने पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अनिका विक्की की बातों से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, मगर अनिका का फोकस पूरी तरह से उस चीज पर था। उससे किसी भी तरह से कुसुम का केस रीओपन करवाना था, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अनिका ने फिर से धीमी आवाज में अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए विक्की से पूछा, तो अगला कदम क्या उठाना है? अनिका की बात सुन विक्की ने फिर से अपने होश को संभालते हुए अनिका से कहा, अरे हाँ, मुद्दे की बात करना तो मैं भूल ही गया। तो उन दिनों आकाश ने मुझे कहा था कि आपने सिर्फ 2 दिन की पढ़ाई करके गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी पर हुए खतरनाक साइबर अटैक को नाकाम किया था। तो क्या आज भी ये चीज मुमकिन है? अनिका ने जब विक्की की ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो फटी हुई आंखों से विक्की को देखती रही। विक्की ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है, देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी यादाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं, मगर आप ही जरा सोचिए, यादाश्त खोने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान के दिमाग की ताकत खत्म हो जाए। आपके दिमाग की ताकत अभी भी वही है। मैं देख चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। आप चाहें तो वापस वो सारे चमत्कार कर सकती हैं जो आप पहले किया करती थी। आपका भाई आकाश आपको सुपर कंप्यूटर कहकर बुलाता था। बेशक इस सुपर कंप्यूटर की रैम की मेमोरी उड़ गई है, मगर जो मेमोरी आपके अंदर छुपी हुई है वो तो नहीं मिट सकता। मेरा मतलब है, आपके दिमाग की ताकत कोई चाह कर भी नहीं मिटा सकता है। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप उसी मैजिक को दोहराएं और किसी तरह से वो वीडियोज फोटोज हासिल करें, जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि कुसुम के घर उस रात क्या हुआ था। विक्की की बातें काफी हैरान करने वाली थी। वो कभी मजाक कर रहा था तो कभी बिल्कुल सीरियस होकर अनिका को कुछ सजेशन दे रहा था। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो गया था अनिका के लिए, मगर अनिका भी कहीं न कहीं ये चाहती थी कि कुसुम के साथ क्या हुआ था ये बात किसी तरह उसे भी पता चले और दुनिया के सामने भी कुसुम की मौत का राज आए। मगर अनिका नहीं जानती थी कि विक्की जो कह रहा था वो करना पॉसिबल था भी या नहीं। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखते हुए विक्की ने फिर से दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, देखो अनिका जी, ये सारी की सारी वीडियोज फोटोज सिक्योरिटी सिस्टम के किसी न किसी सर्वर से कनेक्टेड होती है। आप किसी तरह उनके सिस्टम को हैक करके अगर वो वीडियोज फोटोज हासिल कर सके तो शायद हमें कोई सुराग मिले, किसी तरह का कोई सबूत मिल जाए या कोई ऐसी बात पता चले जिससे हम किसी तरह से ये साबित कर सके कि पुलिस की छानबीन काफी अधूरी थी। अनिका की कानों पर विक्की की बातें तो पड़ रही थी, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। अनिका ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद विक्की से कहा, मगर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? विक्की ने फिर से अपनी बात दोहराती हुई कहा, आपने ये सब कुछ पहले किया है। विक्की अपनी बात आगे बढ़ाए उससे पहले अनिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, मगर वो वक्त अलग था, आपका वक्त अलग है। मैं तो इस वक्त खुद का वजूद भी नहीं जानती, फिर ये सब कैसे कर सकती हूँ? अनिका की बात पूरी होते ही विक्की ने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने जब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर हुआ साइबर अटैक रोका था तब भी आप हैकिंग की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर कुछ ही घंटों की पढ़ाई के बाद आप उसी हैकिंग की दुनिया की सबसे पावरफुल हैकर बन गई। सिचुएशन तब भी वही थी, आज भी वही है। तब भी आप हैकिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, आज भी कुछ नहीं जानती हैं। और रहा सवाल आपके दिमाग की ताकत का, तो दिमाग की ताकत तो आई एम श्योर आज भी वही होगी जो पहले थी। अनिका ने पहले कभी अपनी जिंदगी के बारे में इस एंगल से सोचा ही नहीं था।
विक्की जो बात कह रहा था वो बात पूरी तरह से कन्विंसिंग थी, मगर कहीं न कहीं अनिका के दिल में अभी भी काफी घबराहट थी। अनिका ने पहले कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी कि अनिका एक सुपर वुमन थी। मुश्किल से मुश्किल सर्जरी करना, पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकालना उसके लिए उसके दाएं हाथ का काम था। यहाँ तक कि रोहित ने अनिका से ये भी कहा था कि वो दुनिया की सबसे तेज और सबसे अच्छी कार ड्राइवर थी। मार्शल आर्ट में भी अनिका का कोई मुकाबला नहीं था। कभी कभी अनिका जब अपने बारे में ये सारी बातें सुनती थी तब उसे यकीन नहीं होता था कि लोग उसे सच भी कह रहे हैं या यूं ही उसका मजाक उड़ाने के लिए ये सारी बातें करते थे। मगर कहीं न कहीं अनिका को अब धीरे धीरे इस बात पर यकीन होने लगा था कि जरूर याददाश्त खोने से पहले अनिका के पास इस तरह की कुछ ताकतें थीं, जिसकी वजह से लोग आज भी अनिका की काबिलियत के फैंस थे। और अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे एक दो आदमी झूठ बोले, मगर पूरी की पूरी दुनिया झूठ नहीं बोल सकती थी। खास करके अनिका के तीनों बच्चे, जिस पर अनिका को इस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा था। अनिका को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर विक्की ने अनिका से कहा, देखिए, कहीं न कहीं कुसुम के केस को रीओपन करने के लिए आप ही एक आखिरी उम्मीद है। अगर हम किसी प्रोफेशनल हैकर को हायर करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पैसों के साथ साथ हमें इस बात का भी रिस्क हमेशा लगा रहेगा कि ये बात कहीं से लीक हो सकती है। और जहां तक मैं जानता हूं, आप कुसुम के केस को रीओपन करने वाली बात अपने पति से छुपाना चाहती हैं। जैसे ही अनिका ने विक्की के मुंह से ये बात सुनी, अनिका फटी हुई आंखों से विक्की की ओर देखने लगी। पारसी बाबा के गेटअप में विक्की के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि विक्की ने आखिर जान कैसे लिया था कि अनिका रोहित से कुसुम के केस को रीओपन करने वाली बात छुपाना चाहती थी। अनिका के चेहरे का सवाल पढ़ते हुए विक्की ने ही जवाब देते हुए कहा, देखिए, वकील हूँ मैं। कटघरे में जब भी कोई विटनेस आता है तो उसकी आंखें देखकर बता देता हूँ वो सच गवाही देने वाला है या झूठ। सबूतों से ज्यादा मैं आंखों पर विश्वास करता हूँ। और आपके केस में तो ये बात बहुत सिंपल है। अगर आप चाहती तो रोहित मारवा से कहकर अच्छे से अच्छा वकील कर सकती हैं और कुसुम के केस को आसानी से रीओपन कर सकती थी, मगर आपने अपने पापा से कहकर मुझे यहाँ बुलवाया। इसका मतलब साफ है कि आप रोहित मारवा जी को पता नहीं लगने देना चाहती कि आप यहाँ कुसुम के केस को रीओपन करवाना चाहती हैं। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विक्की की इस बात का क्या जवाब दे। अनिका की ऑकवर्डनेस समझते हुए विक्की ने अनिका से कहा, देखिए अनिका जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप अपने पति से ये बात क्यों छुपाना चाहती हैं। आप मेरी क्लाइंट हैं और मैं आपका वकील। मैं अपने दायरे अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर हाँ, कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आप मुझसे नहीं कहेंगे, मगर आपके न चाहते हुए भी वो सारी बातें मुझ तक पहुँच कर रहेंगी। इससे पहले कि विक्की अनिका से और कुछ बात करता, विक्की के टेबल पर जूनियर मैनेजर ने एक कॉफी का मग रखा और झुककर बड़े ही अदब से कहा, सर, आप एक कॉफी पी कर देखिए। आई एम श्योर आपको इस बार हमसे कोई कंप्लेन नहीं होगी। जैसे ही विक्की ने जूनियर मैनेजर की आवाज सुनी, विक्की ने तुरंत अपना टोन बदलकर पारसी बाबा का कैरेक्टर पकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तो इसके लिए ही इधर कब से बैठा है, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग जो बोलता है वो करता भी है। वहाँ अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, मगर विक्की ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल लिए और पारसी बाबा का कैरेक्टर पकड़ते हुए विक्की ने पहले तो कॉफी मग से आ रही महक को महसूस किया और उसके बाद कॉफी मग अपने हाथ में पकड़ते हुए कॉफी की एक चुस्की ली। इस बार भी आसपास खड़े सभी लोग इस बात का इंतजार करने लगे कि इस बार पारसी बाबा का कॉफी के लिए क्या कहना था। जब सभी लोगों का ध्यान पारसी बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशन पर था, तभी विक्की ने चुपके से अपने कोट की जेब से एक चिट्ठी निकालकर अनिका की गोद में रख दी। पीछे खड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर भी बड़े ही ध्यान से पारसी बाबा का रिएक्शन देखने में बिजी था, इसलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का भी ध्यान चेयर पर बैठे विक्की के हाथों पर नहीं था। सबकी नजरों से उस लेटर को बचाते हुए विक्की ने वो लेटर अनिका की गोद में रख दिया। अनिका को जैसे ही गोद में लेटर नजर आया, अनिका ने बड़ी सफाई से वो लेटर अपनी जेब में रख लिया। कॉफी की चुस्की लेने के बाद अचानक ही विक्की ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से कहने लगा, फिरदौस, 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 मेरी फिरदौस। पारसी बाबा बने विक्की के मुंह से फिरदौस का नाम सुनकर सबके चेहरे पर राहत नजर आने लगी।
कैफेटेरिया के जूनियर मैनेजर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नजर आने लगी थी, जैसे कि वो कोई जंग जीत कर आई थी। बिक्की का काम भी पूरा हो गया था, इसलिए अपनी जगह से खड़े होते हुए बिक्की ने फिर से अपनी वॉकिंग स्टिक जोर से जमीन पर पटकी और अपने सामने खड़ी लड़की से कहा, अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे दिकरा, तुमने तो मेरे को फिरदौस की याद दिला दी। जब सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पारसी बाबा अपनी मरी हुई बीबी की याद में इमोशनल हो जाएंगे, तब अचानक ही बिक्की ने अपना सुर बदलते हुए कहा, पूरी जिंदगी जिस औरत ने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया, जिंदगी भर जिस औरत ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, उस औरत का याद दिला के तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। जैसे ही बिक्की ने बात कही, आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस बार कोई अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पारसी बाबा ने पूरा कैफेटेरिया अपने सर पर उठा लिया था, ये कहते हुए कि वो ऐसी कॉफी पीना चाहते हैं जो उसे अपनी बीबी की याद दिला दे, वहीं पारसी बाबा जब अपनी मरी हुई बीबी को कॉफी पीकर याद कर रहे थे, तब अचानक ही उनकी बीबी ने जो जुल्म उनके ऊपर ढाए थे, उसे याद करके वो अपनी ही बीबी को कोसने लगे। बिक्की को देखकर ये कहा नहीं जा सकता था कि बिक्की किसी भी एंगल से कोई वकील था। अनिका भी बिक्की के इस टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। पूरे कैफेटेरिया में सिर्फ अनिका जानती थी कि पारसी बाबा के भेष में छुपा हुआ इंसान बिक्की था, जो एक बहुत ही मशहूर एडवोकेट था। बिक्की जिस तरह से बोलता था, जिस तरह से चलता था, ये देखकर ये कहना नामुमकिन था कि पारसी बाबा के भेष में चल फिर रहा आदमी दरअसल एक यंग डांसिंग एंड हैंडसम एडवोकेट था। बिक्की ने कॉफी मग टेबल पर पटकते हुए होटल के स्टाफ की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, ये बहुत गलत किया तुम लोगों ने मेरे बीबी का याद दिला के। चलो मैं अपना जूनागढ़ का 1 BHK ये टेबल पे जो लड़की बैठी है ना, उसके नाम कर देता हूँ। क्या है ना कि एक बार अपुन ने जबान दे दिया है ना, तो वापस अपना जबान से कभी मुकरता नहीं है। इसलिए तो फिरदौस के साथ शादी 40 साल तक मैंने चलाया, क्योंकि शादी के वक्त मैंने उसको जबान दिया था कि मैं मरते दम तक उसका साथ निभाएगा। मगर साला, तभी मेरे को पता नहीं था कि मरते मरते वो मेरा दम निकाल देगी। बिक्की की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंस रहे थे। अब कोई अपनी हंसी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि अनिका के पीछे खड़ा अनिका का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी जोर जोर से हंसने लगा था। उसका ध्यान पूरी तरह से अनिका से हट चुका था। पूरे कैफेटेरिया में एक तरह का एंटरटेनमेंट सेशन शुरू हो गया था, जैसे कि बिक्की सबके लिए एक प्राइवेट स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहा हो। तभी बिक्की और अनिका के पास के टेबल पर बैठे एक गेस्ट ने अपनी जगह से उठते हुए बिक्की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल, अगर आपको अपनी बीवी से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको उनको डिवोर्स क्यों नहीं दिया? उस इंसान की बात का जवाब देते हुए तुरंत बिक्की ने उस इंसान की ओर मुड़ते हुए कहा, अरे सोच लिया था मैंने। शादी के बाद जब भी मेरे को पता चला ना कि फिरदौस मेरे को इतना डोमिनेट करने वाली है, तभी मैंने उसके पापा के पास चला गया। फिरदौस के पापा का साड़ियों का बिजनेस था, वो दुकान में बैठे थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि मेरे को तुम्हारी दीकरी बहुत टेंशन देती है, पूरा दिन जीक 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 करके मेरा दिमाग खा जाती है, तुम्हारे दीकरी वापस ले लो। मगर जैसे ही मैंने ये बात बोला, उसके पापा ने मेरे को दुकान पर लिखा हुआ बोर्ड दिखाया और कहा, देखो भाई, पहले से हर कस्टमर को हम ये बोर्ड दिखा देते हैं, एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। बेवकूफ बनाया मेरे को फिरदौस की बाप ने। बिक्की जो पारसी बाबा बना हुआ था, उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग तो अपना पेट पकड़ पकड़ कर अपने टेबल पर जोर जोर से हाथ मारकर हंस रहे थे। कैफेटेरिया में एक तरह का स्टैंड अप कॉमेडी शो शुरू हो गया था, जिसे क्राउड पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। ऐसे माहौल में रोहित की कार पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल मनाली की सबसे खूबसूरत 5 स्टार होटल थी। वैसे तो बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत था, मगर अंदर रहने आए होटल मालिक का परिवार बिल्कुल परेशान था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की स्वीट में तीनों बच्चे काफी ज्यादा हैरान परेशान लग रहे थे। उनके लिए तो ये किसी भूकंप से कम नहीं था।
रिया अपने दोनों हाथ झटकते हुए पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। रिया की आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे थे, मगर रिया जोर जोर से अपने गले से तरह तरह की आवाजें निकालकर सिसकियां ले रही थी। रिया के दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के पीछे दौड़ दौड़ कर रिया को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो समझ गए थे कि रिया इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को ये बताया कि वो अपने पिछले 2 दिनों की मेमोरी पूरी तरह से भूल गई थी, तो रिया के हाथ पांव ठंडे हो गए। जब रिया को इस बात का प्रूफ मिला कि उसके दोनों भाई जो कह रहे थे वो सच था, तो रिया को ऐसे लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। एक तरफ से रिया के सर पर अचानक ही आसमान से बिजली गिरी थी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया के मुंह में एक साथ किसी ने 4-5 तीखी मिर्ची डाल दी थी, और वो अपने दोनों हाथ झटक कर यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। रिया कभी अपने आप को आईने में देखती तो कभी जमीन पर बैठकर सर पकड़ लेती, कभी अपने दोनों भाइयों को गुस्से से देखती तो कभी अपने आप पर तरस खाने लगती। अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया की ऐसी हालत देखकर रिया को काफी समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर रिया इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की सांसें फूल गई तो दोनों कमरे का एक एक कोना पकड़कर दीवार से सरकते हुए नीचे बैठ गए, मगर रिया वो गाड़ी बन गई थी जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रही रिया को अब पकड़ना मुश्किल हो गया था। फिर अचानक ही जब रिया की सांसें फूलने लगी तो अलेक्जेंडर के सामने बैठकर जोर जोर की सांसें लेते हुए रिया ने अपने भाई से कहा, तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे टैबलेट लेने से रोका क्यों नहीं? रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर हैरान होकर आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन खुद उस वक्त घर के कमरे में अंदर मौजूद नहीं था, मगर अलेक्जेंडर ने उसे सब कुछ सच सच बताया था। अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आंखों से रिया की ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मगर रिया सच तो ये है कि मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम्ही ने जिद की थी कि तुम वो टैबलेट खाना चाहती हो। जब रिया को पूरी बात समझ नहीं आई तो अचानक ही रिया की आंखें बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में रिया बेहोश हो जाएगी। फिर अचानक ही रिया अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इसी तरह अगर रोज मैं उठूंगी और रोज अपना पिछला दिन भूल जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? जरा सोचो, आज से 3 साल के बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचूंगी तब भी मैं रोज सुबह अपने आप को 7th स्टैंडर्ड में ही समझूंगी। मेरे क्लास के सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, मगर मैं उसी स्टैंडर्ड पर अटकी रहूंगी, क्योंकि रोज मेरी मेमोरी उसी दिन से शुरू होगी जब मैं परसों के दिन जागी थी। ओह माय गॉड, इस तरह तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। लोग स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से निकलकर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, मगर मैं वही की वही रह जाऊंगी। ओह माय गॉड, मैंने इस एंगल से तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। मार्केट में नई नई गेम्स आएंगी, मगर मैं सिर्फ पुरानी गेम्स पर अटकी रहूंगी, क्योंकि नई गेम्स मेरे दिमाग में कभी स्टोर ही नहीं होगी। रिया की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाइयों को भी काफी डर लग रहा था। उन्हें अपनी बहन के लिए बहुत चिंता हो रही थी और रिया की बातों से उन्हें और ज्यादा घबराहट हो रही थी। कहीं न कहीं रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सच था। अगर रिया की कही बात सच निकली तो फिर रिया की जिंदगी का क्या होगा? ये सोच सोचकर दोनों भाइयों के हाथ पांव कांपने लगे। फिर रिया ने अचानक ही खड़े होते हुए अपने आप को आईने में देखा और कहा, मैं एक दिन बुढ़ी हो जाऊंगी, मगर मैं कैसे बुढ़ी हुई ये मुझे पता भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं अपने चेहरे आईने में देखूंगी मुझे लगेगा कि मैं अभी 11-12 साल की बच्ची हूँ। फिर भी मेरा चेहरा इस तरह से कैसे हो गया? मेरे इस चेहरे को उस चेहरे में बदलते हुए मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। ओह माय गॉड, ऐसा हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, हो जाऊंगी नहीं, मैं तो पागल हो चुकी हूँ। ओह माय गॉड, तुम दोनों जो मेरे बारे में सोच रहे थे वो तो सचमुच हो गया। कंग्रेचुलेसन, मैं पागल हो गई। और मजे की बात यह है कि अब मुझे दुनिया का कोई साइकियाट्रिस्ट बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। रिया की बातें अब बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही थी, मगर अब रिया से ज्यादा डर अलेक्जेंडर और आर्यन को लगने लगा था, क्योंकि रिया कहीं न कहीं जो भी कह रही थी वो सारी की सारी बातें सच होगी। अगर रिया रोज सुबह उठकर अपना पिछला दिन भुला देगी। रिया की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी और दोनों भाई ये अच्छी तरह से जानते थे। रिया की इमेजिनेशन काफी ज्यादा वाइड हो रहे थे।
रिया खुद भी चाहती थी कि वो अपने विचारों को कंट्रोल करे, मगर किसी तरह से रिया अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रोज अगर एक दिन की मेमोरी गायब हो जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता था, ये बातें सोच सोच कर रिया पागल हो रही थी। रिया के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त रिया के सर के बाल उसे गहरे शौक की वजह से खड़े हो सकते थे। रिया को कभी अपनी हालत पर तरस आता था तो कभी वो अपनी ही हालत को सोच सोचकर जोर जोर से हंसने लगती। रिया के दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन को रिया की ऐसी हालत देखकर अपने आप पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो दोनों ये सोच सोचकर अपने आप को कोस रहे थे कि काश अगर उन्होंने रिया को पहले ही समझा लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। दोनों भाइयों और उनकी बहन के बीच में जो कुछ कहा सुनी हुई थी, उसी की वजह से रिया ने दोनों भाइयों को चैलेंज दी थी और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए तीनों अकेले ही गुलेरिया हाउस में चले गए थे। अगर पहले ही दोनों भाइयों ने रिया को वो बात मान ली होती जहां उसने कहा था कि गुलेरिया हाउस की छत पर रिया ने हेलीकॉप्टर से अनिका जैसे दिखने वाली एक औरत को देखा था, तो शायद वो अपने डैड को मना सकते थे और सब लोग एक साथ पुराने गुलेरिया हाउस जा सकते थे। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन को इस वक्त अगर किसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो उस बुढ़े आदमी पर था जो अलेक्जेंडर को वहाँ पुरानी हवेली में मिला था। आर्यन ने तो उस बुढ़े आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था और रिया उस बुढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से भुला चुकी थी। अब सिर्फ एक अलेक्जेंडर था जो उस बुढ़े आदमी को जानता था। रिया को शांत करने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो चुकी थी। तभी अचानक आर्यन ने रिया के दोनों गाल पकड़े और कहा, रिया शांत हो जाओ। देखो, ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा शांत होना। जब रिया के दोनों भाइयों ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो धीरे धीरे रिया की सांसें नॉर्मल होने लगी। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि पैनिक होने से उसकी दिमाग की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। इसलिए गहरी सांस लेते हुए रिया अपने आप पर कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगी। जब दोनों भाइयों ने देखा कि रिया कुछ हद तक रिलैक्स हुई थी, तब अचानक ही आर्यन ने रिया से कहा, देखो रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स अ प्रॉमिस। मगर इस वक्त हमें बिल्कुल शांत दिमाग रखकर सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है। रिया भी जानती थी कि उसे अब कुछ देर तक शांत रहना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी कि उसके साथ क्या हो रहा था और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता था। मगर फिर भी कहीं न कहीं बार बार रिया के दिमाग में वो सारे थॉट्स आ रहे थे कि अगर उसकी जिंदगी रोज अपना पिछला दिन भुलाती रही तो वो रोज सुबह इसी झटके के साथ उठेगी और रोज उसके साथ यही होगा जो आज हो रहा है। ये सारी बातें सोच सोच कर रिया के होंठ कांपने लगे थे। मगर तभी फिर से अलेक्जेंडर ने रिया के सर पर हाथ रखते हुए उसकी पीठ थपथपाकर कहा, शांत हो जाओ रिया, बिल्कुल शांत हो जाओ, हम सब मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तभी अचानक रिया ने रोती हुई धीमी सी आवाज में कहा, जरा सोचो, बड़ी होकर अगर मेरी शादी हो गई तो रोज सुबह मैं अपने पति को पहचान नहीं पाऊंगी। दोनों भाई जान चुके थे कि अब रिया के थॉट्स को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। तभी आर्यन ने अचानक ही चुटकी बजाते हुए कहा, देखो, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि रोज सुबह जब रिया जागे तब उसे इस तरह का प्रेशर ना महसूस हो जैसा आज हो रहा है। अलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोज सुबह उठकर रिया इसी तरह का प्रेशर महसूस करने लगेगी तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ दिनों तक जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, हमें मम्मी डैडी को पता नहीं लगने देना है कि रिया के साथ क्या हो रहा है। रिया भी आर्यन की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। रिया ने आर्यन से पूछा, मगर रोज सुबह अगर मेरे साथ ये हुआ तब तो पक्का है कि मुझे इतनी सी उम्र में अटैक आ जाएगा। रिया के मुंह पर हाथ रखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम ऐसी वैसी बातें मत किया करो। तभी अचानक रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। इस बार रिया ने चुटकी बजाते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं, अभी तुम दोनों मेरा एक वीडियो बना लो जिसे मैं अपने आप से बात करूंगी। रोज सुबह उठते ही तुम दोनों वो वीडियो मुझे सुना देना, जिससे मैं अपने आप से ये बात समझाऊंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दोनों भाइयों को रिया का ये आइडिया काफी अच्छा लगा। जब रिया ने आइडिया दिया तब अचानक ही अलेक्जेंडर और आर्यन वीडियो की तैयारी करने लगे। वीडियो में क्या कहना है, क्या एक्सप्लेन करना है, ये सारी बातें तीनों मिलकर डिसाइड करने लगे। जब सारी बातें तय हो गई तब अलेक्जेंडर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसका कैमरा ऑन करते हुए रिया से कहा, एक्शन।
रिया और आर्यन ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस तरह से रोज सुबह उठ रही रिया को ये समझाना है कि हर चीज नॉर्मल है, सिवाय एक के कि हर दिन उसकी यादाश्त इरेज हो जाती है और बिना झटका लगे ये बात रिया कैसे समझे। ये सारी की सारी प्लानिंग तीनों भाई बहन ने मिलकर कर रखी थी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने एक्शन कहा, रिया ने मुस्कुराती हुई कैमरे में देखकर हाय कहा। इसके बाद अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए रिया ने कैमरे में देखकर कहा, देखो रिया, सबसे पहले तो घबराना मत। अब मैं तुम्हें जो बात समझाने जा रही हूँ वो तुम्हारे आने वाली जिंदगी से रिलेटेड है। तुम्हें ये वीडियो देखकर सबसे पहले तो बिल्कुल शांत रहना है और पैनिक नहीं होना है। रूल नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे भाई जो भी कह रहे हैं उस पर तुम्हें भरोसा रखना है। और तीसरी और आखिरी बात, तुम रोज सुबह जब जागोगे तब तुम्हारे दिमाग से पिछले दिन की मेमोरी इरेज हो चुकी होगी।